हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। हम लोग अपने 3 बिंदु पढ़ चुके थे। सामान्य परिचय हो गया था, भौतिक प्रदेश हो गया और उसके बाद में राजस्थान की जलवायु। थैंक यू बेटा। और अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सब। है ना? तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर नदियों की बात करते हैं। हैप्पी सिंह वो करवा दूंगा बेटा, करवा दूंगा मेरे बच्चे जी। आ जाओ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बिंदु अपना, और वो है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र की बात करते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब है हम इसमें बात करेंगे राजस्थान की नदियों वाले हिस्से की बात करेंगे भाई। राजस्थान का अपवाह तंत्र या नदियों की बात करते हैं सब जी। देखो भाई, करें शुरुआत। सबसे पहले देखो 2-4 बातें यहाँ से आती हैं। एक तो शब्द आता है नदी। नदी का मतलब होता है कि पानी का एक निश्चित पानी का एक निश्चित मार्ग से होकर बहना इसको क्या कहते हैं? नदी। कि सामान्यतः पानी जो है ना, एक निश्चित मार्ग से होकर के बहता रहता है, उसको क्या कहा जाता है? सब नदी कहा जाता है। बारिश होती है, पानी आता है और पानी निश्चित से होकर के, ऐसे नहीं कि मर्जी से कहीं बह गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। निश्चित मार्ग से होकर के बहता है, उसकी बात करते हैं सब। उसके बाद में यहाँ से आता है, एक आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि नदी और उसकी सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर बनाया गया तंत्र। की एक नदी है और उसकी सहायक नदी है और उसके द्वारा मिलकर के यदि कोई तंत्र बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। नया टॉपिक है साहब, हेडिंग लिखी अपवाह तंत्र तो नहीं है बेटा जी। जलवायु खत्म होगी, उस दिन ही बताया था खत्म होगी जी, है ना। अब देखो नेक्स्ट यहां से आ जाएगा, एक यहां से एक शब्द आता है जल संबर या इसको कह दें जल विभाजक। मतलब एक ऐसा स्थान, ऐसे कह सकते हैं, सामान्यतः वह उच्च क्षेत्र जो उस स्थान के जल को विभाजित करता है। उसको क्या कहते हैं? जल संभर। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं आपको, जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे दूं मैं। एग्जाम्पल की बात करें आपके, एक आ जाता है आपके जैसे उड़िया का पठार है, या उड़िया का छोड़ो, भोराठ का पठार कह दूं। भोराठ का पठार, ये जो भोराठ का पठार है इसकी बात करते हैं। जैसे भाई ये धरातल है और ये इस प्रकार से उच्च भूभाग है, ये भोराठ का पठार है। ये आपका क्या है? भोराठ का पठार। इस भोराठ के पठार से यदि इधर से कोई नदी निकलती है तो ये अलग जाती है, ये एक नदी है, ये अलग जाती है, और इधर से कोई नदी मिलती है तो ये अलग जाती है। तो वह उच्च क्षेत्र जो उस स्थान के ऊपर जो पानी वानी होता है ना, बारिश का पानी होता है, उसको अलग अलग भागों में बांटती है। उसको क्या बोलते हैं? जल संबर कहा जाता है, या जल विभाजन कह दो, या जल विभाजक कह दो, एक ही बात है जी। अर्थात किसी स्थान के ऊपर नदियों को अलग अलग भागों में बांटने वाला सा जी। अब आगे देखो,
नहीं भाई, मैं कमेंट्स कोई काम का नहीं है तो बेटा क्या करूं? क्या हुआ अभी? सर कमाल की बात है, आज एक बात बोलो तो आप 3-4 दिन गए, आप बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। बेटा काम की होगी दे दूंगा आपको। आप एक ने मुझे कहा ट्रेवाथा वाला, तो मैं बता दूंगा वो। बाकी यदि यहाँ से कोई काम की हुई तो बता दूंगा, नहीं तो अदरवाइज तो क्यों पढ़ूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई काम का कोई मैसेज होता पढ़ लूंगा तो नहीं। हाँ, ट्रिवार्था नहीं बताया, ट्रिवार्था का काम का नहीं है ना। बट एक जैसे अब देखो, बट ट्रिवार्था वाला काम का हो तो बता देता। अब तुम्हें तो लगता है कि गुरुजी करा दो, लेकिन हमें भी तो पता नहीं भाई काम का नहीं है। हमें नहीं शिक्षा बेटा, जो चीज़ पढ़ा दी उसको भी नहीं कराऊंगा भाई। मैंने सामान्य परिचय पढ़ा दिया, भौतिक प्रदेश पढ़ा दिया और आपके जलवायु पढ़ा दिया। अब वापस वही पूछोगे तो फिर क्यों बताऊंगा बेटा। ये बात है ना साहब। आ जाओ। अब जैसे एक बच्चा चल रहा है, देखो उसको मतलब क्या कह रहा है उसको भगवान ने जाने। पर्सन को बनाओ तो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि पर्सन होना चाहिए, लेकिन उसका लेवल तो हो। जैसे कह रहा है कोई बच्चा, एक राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं, उत्तरी पूर्वी हवाओं से। एक तो ये, और हवाओं तो बताई ही नहीं। हवाओं से बारिश होती है तो मानसून नहीं होती। आपको बताया क्या था मैंने, बारिश कौन सी होती है? चक्रवाती है। तो ये तो समझ ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्या बताऊं आपको। राजस्थान में शीतकालीन बारिश कौन सी होती है? चक्रवाती वर्षा। दक्षिणी पश्चिमी चक्रवातों से होती है। हवाओं से बारिश होती तो मैंने एक शब्द दिखा था मानसून, कि हवाओं के साथ होने वाली बारिश, और शीतकाल में होती नहीं है। तो ये तो बता दिया ना। अब इसको भी नहीं समझोगे तो फिर मैं क्या बताऊंगा भाई। मानसून शब्द लिखवाया नहीं क्या, कि मानसून का मतलब क्या था? हवाओं की दिशा के साथ होने वाली बारिश। अब इसको समझना पड़ेगा। और शीतकाल में बताया था कैसी होती है सब। एक कह रहे सर भोराट कपटार किसके बीच में, तो पहले वाला नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूं साहब। पहले पढ़ने पड़ेगा ना भाई। जी आ जाओ। वर्षा की मात्रा किधर बैठती है, तो पश्चिमी जब भौतिक प्रदेश पढ़ाया तो उनमें सब में वर्षा की मात्रा लिखवाई। कहाँ पे कितनी होती है, कहाँ पे कितनी होती है, कहाँ पे कितनी होती है। पश्चिम मरुस्थल में कितनी होती है, अरावली में कितनी, पूर्वी में कितनी, दक्षिणी कोने में, सब पढ़ाया है। तो ये नहीं है कि पढ़ाया नहीं है। अब उसको आप लिंक नहीं करोगे तो भाई अप्रोच तो तुम्हें जनरेट, तुम्हारी खुद की अप्रोच तो तुम्हें जनरेट करनी पड़ेगी ना। जी आ जाओ। नेक्स्ट आता है राजस्थान के अपवाह तंत्र का, राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण है कि भाई राजस्थान के अंदर नदियां और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर के जो तंत्र बनाया जाता है उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। और वो कितने टाइप का है साहब, उसकी बात करें यहां से। जी तो हमारे यहां पर राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र की बात करें, ये 3 टाइप का है। एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र, एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र, और ये आंतरिक अपवाह तंत्र जो है ना, ये राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का है ना, कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% है। लगभग कितना है? 60% है। एक आपके यहां से आ जाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और ये राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 23 से 24% हिस्सा है। और एक आ जाता है आपका अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। और ये अरब सागर का अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का लगभग 16-17% है। मतलब राजस्थान के अंदर जितने भी नदियां हैं
या तो वो आंतरिक भूभाग के अंदर जाकर के विलुप्त हो जाती हैं, मतलब कहीं पर भी स्थलीय भाग में विलुप्त हो गई। बंगाल की खाड़ी का पौतंत्र की नदियों का पानी किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में चला गया, या अरब सागर के अपवातंत्र का मतलब है कि नदियों का पानी किसी भी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, है ना, तो वो आपके कहां जाएगा, अरब सागर के अंदर चला जाता है साहब। अब देखो एक और बताता हूं। एक सर आपने बताया कि सर्दी में वर्षा उत्तर पूर्व से होती है। मैंने उत्तर पूर्व से वर्षा नहीं बताई, मैंने हवाओं की दिशा बताई है। इस बुद्धि को चलाओ, बेचनी नहीं है, इसको चलाना सीखो, आगे देखो। लेकिन एग्जाम में उत्तर पश्चिम माना है, मैंने उत्तरी पश्चिमी की जो आपके जो चक्रवात आता है वो है, तो इसको चला भाई, खुशबू चला बेटा, इसको यूज कर। मैंने शीतकाल में हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व बताई है। यदि उत्तर पूर्व की हवाओं के साथ बारिश होती तो मानसूनी बारिश होती। मैंने मानसूनी बारिश नहीं बताई आपको, मैंने चक्रवाती वर्षा बताई है कि दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात। आपके कहां से बताए थे, जो आपके पश्चिमी चक्रवातों से बताई है। तो इसको चला बेटा, यूं यूं ऐसे मर्जी से मत लिखो, यूं मर्जी से मत लिखो बेटा, पहले देखो कि मैंने क्या बोला है, उसके बाद लिखो। मैंने हवाओं की दिशा बोली है, बारिश के लिए नहीं बोला। तो बोलते हो ना, उससे पहले देखो कि क्या लिखा हुआ है, उसको चीजों समझो। संवाद आपके जिले भी बताएं बेटा, लेकिन एग्जैक्ट वो कहीं है नहीं, तो मैंने कहा इधर से होकर के गुजार सकता हूं, मैं जिले नहीं बता पाऊंगा। मैंने ये भी बोले हैं, सब बोला मेरे गुलगुले। मैंने ऐसा, मैंने को लाइन छोड़ता ही नहीं हूं कि जो बोलता नहीं हूं। आ जाओ साहब। हाँ जी, अब नेक्स्ट एक आता है नदियां। एक लाइन में बताओ नदियां। इसमें पहली लाइन आ जाएगी कि सामान्यतः, भाई नदियां क्या होती हैं, सामान्यतः एक निश्चित मार्ग में बहने वाला पानी। नदी का मतलब मानते हैं कि सामान्यतः एक मार्ग निश्चित होता है, उसमें पानी बहता है, उसको क्या कहते हैं, नदी। एक आता है ये हमेशा ढाल के अनुसार बहती हैं। नदियां जो है हमेशा किसके अनुसार बहेंगी, ढाल के अनुसार बहती हैं साहब। जिधर ढाल होगा नदी उधर ही बहती है, ढाल के अनुसार बहती हैं। और ढाल के अनुसार बहती हैं, है ना भाई, ढाल के अनुसार बहती हैं। तो यहां से एक पर्सन और बनता है, यहां से एक पर्सन और बनता है, वो ये कि पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, पश्चिमी मरुस्थल में कहती बहती हैं, तो पश्चिमी मरुस्थल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, सामान्यतः पश्चिमी मरुस्थल में नदियां है ना, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की बात करें, इधर बहती हैं सब, दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है और यहां पे नदियां बहती हैं सब। एक पूर्वी मैदान की बात करें, पूर्वी मैदान, इस पूर्वी मैदान में आ जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, सामान्यतः पश्चिम से पूर्व कह दो, सामान्यतः पश्चिम से पूर्व है, एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और एक यदि मैं कह दूं आपके दक्षिणी पूर्वी पठार, और इधर आ जाएगा आपके पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर, मतलब ऐसे कहता हूं दक्षिण से उत्तर कह दो या इधर पूर्व से पश्चिम भी कह दो। अभी जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें और समझ में आ जाएंगी। इधर बहती हैं सामान्यतः यहां पर जी। चलो ये नदियां हैं। अब यहां से यहां तक तो कोई पर्सन आए तो आ जाए, यहां तक नहीं पूछा गया कभी भी और पूछा भी नहीं जाता,
क्योंकि हम राजस्थान में अपोहा तंत्र का मतलब नदियों के बारे में पूछते हैं, इनकी विशेषता नहीं पूछते। यहां से प्रश्न एक तो बनता तो ये कि राजस्थान में अपोहा तंत्र का वर्गीकरण और इनका प्रतिशत, या तो प्रश्न ये बनेगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है साहब जी। अब आगे हुआ नदी बेसिन का मतलब क्या होता है उसको समझो। जैसे ये राजस्थान है, एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूं, लिखना कुछ भी नहीं है। ये आपका राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर यहां से कोई नदी बह रही है और इस प्रकार से ये बह रही है ना, और ये इसकी सहायक नदी है जी। इस प्रकार से पानी, इसमें नदियां मिल गई, ठीक है जी। तो ये जो नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर के जो बना, उसको तो क्या बोल दिया, अपवाह तंत्र। नदी यहां से बह रही है और इसकी सहायक नदियां हैं, तो इनका जो तंत्र है, नदी और सहायक नदियों का तंत्र की सब मिलती हैं, इसको तो क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। लेकिन बेटा क्या हुआ कि जब इस नदी में पानी आया, इस नदी में पानी आया, तो ये जो इलाका यहां पर भी, इस क्षेत्र की बात करूं, ये और ये क्षेत्र लाभान्वित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नदी में पानी आने से यहां पर भूगर्भिक जल स्तर सुधरेगा, और भूगर्भिक जल स्तर सुधरने से इतना इलाका ठीक होता है। तो किसी नदी से, एक नदी है और उस नदी से कितना इलाका उससे लाभान्वित होता है, उसको कहते हैं नदी बेसिन। नदी बेसिन, जैसे एक नदी आती है काटली नदी, काटली नदी, और ये काट नदी बहती है आपके झुंझुनू और सीकर, 2 जिलों में बहती है। वो तो झुंझुनू और सीकर की बात करें, वो तो नदी का अपवाह तंत्र है। नदी अपवाह तंत्र कहां पर है, झुंझुनू सीकर में। लेकिन नदी से 20-20, 50-50 किलोमीटर तक का दायरा, 50 किलोमीटर तक के दायरे में नदी में पानी आने से भूगर्भिक जल स्तर सुधर जाता है। तो वो उससे जहां तक नदी का प्रभाव पड़ता है, जहां तक नदी का प्रभाव पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, नदी बेसिन। जहां तक नदी का प्रभाव पड़ता है, वो किसी रूप में प्रभाव पड़े, वो नदी बेसिन है। और जहां बहती है वो अपवाह तंत्र है, जहां बहती है वो अपवाह तंत्र है, और जहां तक प्रभाव पड़ता है वो नदी बेसिन है। जो नदी जहां नदी बहती है वो अपवाह तंत्र, अपवाह है। जिस मार्ग से होकर के बहती है वो अपवाह है, जिस मार्ग से होकर के बहती है वो अपवाह है। और उस मार्ग से, यानी उस नदी से जहां से बह रही है, उससे कितनी दूर तक उसका प्रभाव पड़ रहा है, इतनी दूर तक का उसका नदी बेसिन है जी। तो राज्य में नदी बेसिन की बात करें तो नंबर 1 आता है लूनी, और एक राजस्थान की कुल नदी बेसिन का 20% हिस्सा है। मतलब लूनी नदी आने से कितने क्षेत्र से प्रभावित होगा। लूनी नदी तो एक ही है, निश्चित मार्ग में बहती है, लेकिन लूनी नदी पानी आता है तो 100 किलोमीटर तक के एरिया में भूमिगत जल स्तर सुधर जाता है साहब जी। नंबर 1 पे लूनी आ जाती है। नंबर 2 की बात करें, बनास, ये कुल नदी बेसिन का 14% हिस्सा है। नंबर 3 पे चंबल, ये आपके आ जाती है 9%। और नंबर 4 पे है माही, 5%। तो राज्य में यदि पूछे कि सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है, तो लूनी नदी का आ जाता है साहब, लूनी का आ जाएंगे बेटा नोट्स। एक आता है नंबर 2 लिखता हूं मैं यहां पे, राज्य में नदी अपवाह क्षेत्र, कौन सी नदी है जो सबसे अधिक क्षेत्र में बहती है, कौन सी नदी है जो सबसे अधिक क्षेत्र में बहती है। तो नदी अपवाह क्षेत्र की बात करें तो चंबल, सबसे अधिक क्षेत्र में बहती नदी कौन सी है, चंबल। लूनी, बनास और माही। एक आता है सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, कि कौन सी नदी है जिसके अंदर पानी सबसे अधिक है। भाई सतह पे जल होगा तभी नदी होगी साहब। तो सर्वाधिक सतह जल वाली नदी चंबल, बनास, माही और लूनी। चंबल,
बनास, माही और लूणी। और एक आता है सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता। भाई कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र लंबा चौड़ा है, जिसमें पानी अधिक आ सकता है? तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी। भाई कौन सी नदी है जिसमें पानी सबसे अधिक आ सकता है, जिसका बहाव क्षेत्र ज्यादा है, उसमें पानी आ सकता है साहब? जी भाई रानू, तो आ जाएगा बनास, लूणी, चंबल और माही। बनास, लूणी, चंबल और माही। यह यहां से प्रश्न आता है, पूछ लेते हैं यहां से प्रश्न। बेसिन क्या होता है तो बताया नहीं क्या भाई? बेसिन एक पता है, कमेंट्स आया सर आप कमेंट्स को रिप्लाई नहीं देते, मैं पूछ रही हूँ सर बेसिन क्या होता है, तो मैंने बेसिन बताया है, इसी कक्षा में बताया है। यदि कक्षा में ध्यान होता तो मैं नदी बेसिन बताया है भाई। हाँ, चंबल 9% है। 3 नंबर पे होगा तो 19 तो होगा नहीं, 14 के बाद तो नहीं आएगा मेरे बच्चे, इसी कक्षा में बताया है। इसी कक्षा में बताया भाई। राजस्थान में एक बच्चा कह रहा है गुरुजी नदियों का तंत्र का वर्गीकरण समझ में नहीं आया। राजस्थान में नदियां जो हैं या तो विलुप्त हो जाती हैं, या नदियों का पानी अरब सागर में जाता है, बंगाल की खाड़ी में, और बांट दिया उसको। पंद्रह मिनट भी नहीं हुई बताए बेटा। बताया गुरुजी अपवा तंत्र का वर्गीकरण कैसे किया? कुछ नदियां विलुप्त हो जाती हैं आंतरिक भाग में, तो आंतरिक भाग की होगी। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो बंगाल की खाड़ी का हो गया, और कुछ अरब सागर में जाती तो अरब सागर का हो गया। तो नीतू बताया बेटा मैंने, ध्यान रखो क्लास में। चलो आगे देखो भाई। आ जाओ साहब, अब देखो यहां से कुछ चीजें आती हैं। अब एक आता है कि राज्य में सर्वाधिक नदियां, राज्य में सर्वाधिक नदियां। अब सबसे पहले पूछे कि भाई राजस्थान में सबसे अधिक नदियां उद्गम कहां पर होता है? तो सबसे अधिक नदियों का उद्गम होता है आपके उदयपुर में। सबसे अधिक नदियों का उद्गम होता है उदयपुर में। तो एक आता है सबसे अधिक नदियों का बहाव, कि सबसे अधिक नदियां बहती किस जिले में है? तो सबसे अधिक नदियां बहती हैं चित्तौड़ में। और एक आ जाए सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे अधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। एक आता है राज्य में नदी विहीन जिले, और राज्य में नदी विहीन जिलों की बात करें तो बीकानेर है, तो चूरू भी है, तो एक है आपका फलोदी। ये 3 जिले हैं, बीकानेर, चूरू और फलोदी, जहां एक भी नहीं है साहब, एक भी नदी नहीं है जी। एक आता साहब, एक लिख दूं मैं यहां पे, सबसे कम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदियों वाला संभाग। तो सबसे कम नदियों वाला संभाग जो है ये आपके बीकानेर है। सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। एक आ जाए सबसे लंबी नदी, ये चंबल है। और यहां भी मुझे पता है कई बहुत एडवांस दिमाग लगाएंगे, पता वो क्या कहेंगे? गुरुजी
राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी है? गुरुजी राजस्थान में सबसे लंबी कौन सी है? राजस्थान की कौन सी लंबी नदी है? एक तो ऐसे दिमाग लगाएंगे, और एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान में कौन सी है, इतना भी दिमाग लगाएंगे। मत लगाना, मत लगाना। यहां से मुझे पता है कि कई टीचर लिखवाते हैं राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इतना दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। एक आता है राज्य में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी, उसका नाम है बनास। यहां पर पूर्ण बहाव का मतलब क्या होता है, फिर मत कमेंट्स करना कि पूर्ण बहाव क्या होता है। सुन लो, पूर्ण बहाव का मतलब होता है वह नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान में है और विलय भी राजस्थान में, मतलब राजस्थान से कहीं से निकली और राजस्थान में बहती हुई राजस्थान में विलुप्त हो गई, वो पूर्ण बहाव कैसा। जहां पे सबसे अधिक बारिश, जहां बारिश ज्यादा हो गया बाढ़ आएगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है बेटा। बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ आएगी, इसकी ये किसने लिखा है? कम बारिश होने पे बाढ़ आती है। जोधपुर में तो, पश्चिमी राजस्थान में तो बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो ये चीजें पता है, माइंड में ऐसा मत लिखो कभी भी कि ज्यादा बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी। ये कहाँ लिख दिया कि ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ होगी? बताओ। एक और लो सर, नदी विहीन में बीकानेर आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। तो सबसे कम नदी वाला संभाग बीकानेर कैसे हुआ? तो बीकानेर संभाग में सबसे कम नदी वाला, ये सबसे नदी विहीन जिले लिखे हैं बीकानेर, संभाग थोड़ी लिखा मैंने। नदी विहीन जिला है बीकानेर तो, और बीकानेर संभाग में तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ है। सबसे कम नदियां उन 4 जिलों में ही हैं। क्या करते हो? पता क्या कहा कि सर नदी विहीन में बीकानेर हो गया और नदी सबसे कम नदियों वाला भी बीकानेर हो गया। बेटा यहां जिला लिखा है, यहां संभाग लिखा है, इतना तो देखो साहब। इसको भी देखो ना क्या क्या लिखा है। तो इनको मतलब ये तो देखो, सबसे नदी विहीन जिला बीकानेर, चूरू है, और संभाग में तो 4 हैं। ये पढ़ा है मैंने। जी हाँ बेटा। तो इतना मैक्सिमम, इतना 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 मतलब जैसलमेर में नदी है नदी। तो इसको चलाओ। पूरा ध्यान मोबाइल को दूर रखो, पोर्ट्रेट पे रखो, उसके बाद पढ़ो, वहीं पे ध्यान होना चाहिए। जी। एक आ जाता है, यहां से हम बात करें, एक आ जाएगा यहां पर राज्य में 12 मासी नदी, 12 मास नदी मतलब जो पूरे 12 महीने बहती है, चंबल और माही, चंबल और माही, ये है साहब। तो ये कुछ एक बेसिक सी जानकारी होगी आपकी नदियों को लेकर के। पचारिया तू तो एक दिन ऐसे चल के आता है, लिख के ला बेटा। पचारिया तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर बेटा, पचारिया मुझे इंस्टा पे मैसेज कर, वहां बताऊंगा तेरे को। तो मैं सच्ची भाई गुड, मतलब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के मैंने मैसेज सुना हो जाता हूँ कि क्या करते हैं यार। आप उम्मीद नहीं करते भगवान से ऐसे से वैसे कितना खतरनाक मैसेज है। अच्छा, राज्य की मासिक नदियां कौन सी है? वाह। तो रजनी, हम पचारिया कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। चलो आ जाओ साहब। अब ये तो बेसिक सी बातें हो गई, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं सबसे पहले राज्य में, या अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, तुम कहोगे गुरुजी मैप से बताओ, तो मैप से बता दूंगा, और तुम कहो नहीं गुरुजी हम तो सीधा डायग्राम बना लेंगे, तो सीधा डायग्राम बना लेना।
कोई फर्क नहीं जी, दोनों बता दूंगा सब। जी, आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें और इससे सबसे पहले इसमें नदी आती है जिसका नाम है घग्गर नदी। जी, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, समझा देता हूं, फिर लिख लेंगे साहब। जैसे ये तो अपना राजस्थान है, अब देखना मैप में देखना, इनकी बहुत, जो मैप वाले कहेंगे ना उन्हें बहुत बड़ी फजीती होने वाली है, मैप वालों की बहुत बड़ी फजीती होने वाली है। जी, जैसे ये राजस्थान है साहब, हाँ डाउट मेरे से पूछोगे लेकिन वो लिखा हो तो ढंग से पढ़ो ना। जी, ये राजस्थान है और बेटा इधर आपके पर्वतमालाएं हैं, इधर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है हिमालय, और हिमालय पर्वतमाला में ये पहाड़ियां हैं जिनका नाम है शिवालिक की पहाड़ियां। ये शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कौन सी हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। जी, अब देखो इस शिवालिक की पहाड़ियों में यहां पर एक स्थान है और इस स्थान का नाम है कालका, और यह पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। यहां से एक नदी आती है और वो नदी इस प्रकार से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और यहीं पर आकर के विलुप्त हो जाती है। जैसे गुरुजी मैप में बताता हूं, आज को अब इसको मैप में देख लो, क्योंकि मन में रहता है कि गुरुजी मैप अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा तो उसको भी देख लेते हैं बेटा। जो चीजें होने लायक हैं उनको तो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे उनको, जी है ना, इतना से बताऊंगा बेटा, लेकिन लिखवाऊंगा तब वो डायग्राम ऐसा नहीं बनाना तेरी की। अब देखो यहां से, यहां पर आपकी पहाड़ियां हैं, इधर कौन सी हो गई? शिवालिक की पहाड़ियां, और इस शिवालिक की पहाड़ियों में यहां पर आपका स्थान हो गया कालका। इस कालका से नदी आती है और ये नदी इस प्रकार से कहां प्रवेश करती है? आपके हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। यहां पर कहां आएगी? हनुमानगढ़ में, और इस हनुमानगढ़ में इस स्थान का नाम है टिब्बी। स्थान का नाम क्या है? टिब्बी। इस टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और उसके बाद में यहीं तक आती है बस। और यहां पर इस नदी के किनारे पर एक दुर्ग है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग। यहां पे दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग, ये यहीं पर है और ये नदी यहीं पर विलुप्त हो जाती है, खत्म। इतनी है, इतनी है, यहीं तक हुई। लेकिन कई बार क्या होता है कि शिवालिक की पहाड़ियां जो ना, यहां पर वर्षा अधिक होने पर, और वर्षा अधिक होती है तो ये नदी इस भटनेर दुर्ग से भी आगे जाती है और वो इस गंगानगर से बहती हुई और आगे पाकिस्तान पहुंच जाती है। कहां तक? फोर्ट अब्बास तक। बस इतनी सी कहानी है इस नदी की, ये कहानी है। अब लिखवा दो इसको, अब लिखवा दो इसको, देखना इसको, सुनना भाई। अब इस पेज पे आते हैं जी, क्योंकि चित्र ऐसा बनेगा वो आसान रहेगा समझने में। जी, सबसे पहले घग्गर नदी, एक लाइन तो आ जाएगी कि यह आंतरिक अपवाह तंत्र की, समझते चलना, वो चित्र का भी यूज करेंगे। आंतरिक अपवाह तंत्र की, अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। मैं डायग्राम अलग तरीके से बनाऊंगा अभी, और सुनते चलना। सबसे लंबी नदी चंबल बेटा। जी, एक आ जाए, इसकी बात करें, इस घग्गर नदी की, गुरुजी इसका उद्गम कहां से हुआ? उद्गम का मतलब आई कहां से, तो अब आपको पता लग गया कहां से ही है? शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियां, या इसको ऐसे भी तो कह दो हिमालय, एक ही बात है। हिमालय में कालका, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश से। सही लिखा क्या? यहां से इसका उद्गम हुआ। उसके बाद एक मिनट भाई, मुझे एक सेकंड देना।
जी, है ना। उसके बाद में एक आता है कि गुरुजी ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश तो वहां से बहती हुई आई है, बताया मैंने कहाँ प्रवेश करती है? टिब्बी से। आ जाओ, टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। अब एक आता है इसके गुरुजी, इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम, अन्य नाम। मैं सोच रहा हूं अन्य नाम की बात करें। देखो अन्य नाम में एक तो इसे कहा जाता है मृत नदी। अब कहते हैं भाई, कहते हैं तो कहते हैं, खींच देना इसको काम। मृत नदी, है ना भाई। एक इसी को कहते हैं नट नदी, इसी को कहते हैं द्वेषवती नदी, इसी को कहा जाता है हकरा नदी, हकरा, इसी को कहते हैं सोहता नदी, और इसी को कहा जाता है आपके सरस्वती नदी। जी, अब इन सब की वैल्यू भी आगे बताऊंगा। ये भी कहा जाता है साहब, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको कहा कि राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से। उसके बाद आता है बेटा इसका विलय, कि गुरुजी विलय कहाँ होती है? तो विलय में चीजों को समझना। मैंने आपको यहां पर कहा कि सामान्यतः इस काल का हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है, यहां से नदी आती है, और ये नदी कहां तक आती है? सिर्फ भटनेर के दुर्ग तक आती है, और यहां पर विलय, यहां पर क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। तो यहां पे विलय की बात करें तो पहली लाइन तो लिख रहा हूं मैं, सामान्यतः, सामान्यतः भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के पास विलुप्त, हनुमानगढ़ के पास विलुप्त। सामान्यतः तो यहीं पर विलुप्त होता है कि इतना ही पानी आता है, और यहां तक आते आते ये क्या हो गई? खत्म। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, लेकिन जब यहां पे बारिश अधिक होती है, इस क्षेत्र में बारिश अधिक हो जाती है साहब, है ना। तो बारिश अधिक होती है तो नदी में पानी ज्यादा होता है, तो नदी में पानी ज्यादा होने पर ये नदी कहां चलेगी? आगे फोर्ट अब्बास तक। तो अगली सुनना लाइन, पानी अधिक होने पर, पानी अधिक होने पर। अब ये पानी अधिक होने पर मतलब पानी अधिक कैसे भी हो सकता है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। पानी अधिक होने पर, है ना, पानी अधिक होने पर नदी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। पानी अधिक होने पर नदी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगली समझना बात को। राजस्थान में, या ऐसे मैं कह दूं बहाव के जिले, तो ये राजस्थान में कौन से जिलों में बहती है? दो ही जिलों में बहेगी, एक तो हनुमानगढ़ में और एक गंगानगर में, दो में बहेगी। इसका मतलब है यहां तक आई। चित्र और बना लेंगे आगे की चिंता, छोड़ा उसको तो और बना लेंगे चित्र, तो कोई इश्यू नहीं है जी। हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक आती है कि पाकिस्तान में भी जाती है, तो पाकिस्तान में इसे हकरा नदी कहते हैं। तो घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं साहब। जी 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 भाई नरेंद्र, है ना। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। चलेगी कहां तक? पाकिस्तान तक चलेगी। अब अगली चीज आती है यहां सब, एक आता है कि नदी बहाव क्षेत्र को, नदी बहाव क्षेत्र को
नाली कहते हैं। नदी बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली। अर्थात ये जब नदी है ना आपकी क्या होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नाली साहब, है ना, इसको क्या बोलते हैं? नाली कहते हैं। एक आता है, एक क्या लिखता हूं मैं, नदी किनारे। इस नदी के किनारे पर क्या क्या है? नदी किनारे एक तो आ जाएगा आपका भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, और एक इस नदी के किनारे पर आपके हैं सभ्यता। कौन कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल। और ये कहाँ है? हनुमानगढ़। जी, ये तो हो गई इसकी कहानी सर। जी पचारिया जी, विनीता बताया बेटा मैंने, वहां क्लास जाकर देख मेरे बच्चे, बताया बेटा। अब मैं उसको यहाँ छेड़ूंगा ना तो बहुत सारे बच्चे, आपका एक कमेंट्स जो है ना, अभी जो एक कमेंट्स आता है ना, आप पुराने प्रश्न पूछते हो तो उसको वहां जाकर एग्जैक्ट देखो, वो मैंने बताया। कि अब मैं बोलूंगा तो आपके कमेंट्स के चक्कर में बेटा 20,000 बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, है ना, ये है सब। जी, अब इसका चित्र कैसे बनाओगे? अच्छा, चित्र ऐसे बना सकते हो। अब इसका चित्र में अब देख लेना, ये इसका चित्र है। ये तो यहां पर आगे इसके किनारे भटने दुर्ग है, एक इसके किनारे पर आपके क्या है? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल। अब देख लेना बेटा चित्र कैसे बनाओगे। ये इसके किनारे पर सभ्यता है सब। अरावली में नदियों की डायरेक्शन नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। सॉरी की बात नहीं मेरे बच्चे, पता है क्या, बहुत सारे बच्चे, पता समझदार बच्चा तो इसको समझ जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे हो, कि हाँ 20,000 बच्चे हैं जो बेटा आपके जो इसका वेट डिस्टर्ब होते हैं। बताइए कह रहे सर आप कभी 1,000 बच्चे बोलते हो, कभी 6,000, तो कभी कितने, कभी 1 लाख। आप हमें सिर्फ कितने, तो बेटा आपको कितने बच्चे जुड़ते हैं इससे क्या करना है? आपको तो आपको पढ़ना है, बताओ। इसमें आपको नहीं परेशान होना मेरे बच्चे। मैं कहूँ भाई मेरे पास अभी 20,000 बच्चे हैं, तो बेटा उससे आपको क्या करना है? समझ रहे बात को? आपको उस 20,000 से तो क्या करना है? आपको तो पढ़ना है ना। अभी आएंगे, अभी कुछ चीजें और आएंगी। अब क्या हुआ, एक और देखो, एक अब अगली लाइन समझना, एक लाइन और लिखता हूं इसमें, एक लाइन देखो, नदी में, नेक्स्ट लिखता हूं, ये लिख दूं, हाँ एक ही पेज पे दूं, नदी में पानी अधिक होने पर। गुरुजी ये क्या लिखा, इसको मैप से समझो भाई। मैंने आपको सिंपल सी बात कही कि नदी आती है और सामान्यतः कहां पर आकर के विलुप्त होती है? भटनेर दुर्ग के पास। लेकिन बारिश अधिक होने पर यह नदी कहां चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक, है ना। नदी पानी कहां चलेगी? फोर्ट अब्बास तक। अब क्या हुआ, नदी में पानी जब ज्यादा होता है तो ये पानी जो ना इस नदी के पास यहां पर एक छोटा सा नगर है हनुमानगढ़ जंक्शन, उसमें भी भर जाता है, उसमें भी भर जाता है। तो यहां पर एक आ जाएगी कि नदी में पानी अधिक होने पर, नंबर 1 हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। मतलब यदि नदी में पानी ज्यादा होता है तो पानी जो है ना हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर भर जाता है, और एक नदी में पानी ज्यादा होता तो क्या होता है?
नदी का बहाव ये कहां तक हो गया? फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास तक। नदी में पानी अधिक हुआ तो बहाव कहां तक गया? फोर्ट अब्बास तक। तो कभी तो नदी थोड़ी सी, कभी तो आती नहीं है, कभी थोड़ी सी आती है तो कहां तक आती है? आपके बटनेर दुर्ग तक। और कभी इतनी आती है कि बाढ़ भी आ जाती है और कहां तक चली जाती है? पाकिस्तान तक। तो यहां पर क्या, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नट नदी। क्या यार, बड़ा खेल दिखाती है, बड़ा खेल दिखाती है। एक यहां से मृत नदी, गंगानगर वाले कहते हैं नदी हमारे लिए तो मर चुकी है, आती नहीं है। द्वेषवती नदी इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो नदी है ना, आपके बारिश तो हुई कालका में और द्वेष निकाला आकर के हनुमानगढ़ जंक्शन में, ये है सब। तो ये हो गई आपकी घग्गर नदी। ये घग्गर नदी, ये इसकी विशेषताएं हैं जी, क्या क्या चीजें आती हैं। और उसके साथ साथ जो ना राजस्थान का शोक, सामान्यतः इस नदी के साथ एक लाइन और आती है, राजस्थान का शोक भी कह देते हैं इसको। इसको सामान्यतः राजस्थान का शोक भी कह देते हैं। ओके बेटा, हनुमान जी। और ये इसका मैप है, आराम से आप राजस्थान के साथ निकाल सकते हो भाई, ऐसे बहती है नदी। चलो, ये कहानी इसकी। चलो आगे। ओके भाई, पचारे जी यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे बोल दो, बता दूंगा। हाँ बेटा अक्षय, अभी बता रहा हूँ मेरे भाई, वो मैंने अभी भी कह रहा हूँ, उस समुदाय वाले में जिले नहीं है मेरे पास, कहीं ऑप्शन में कहीं लिखा भी नहीं है। तो मैं वो एरिया बता सकता हूँ, एग्जैक्ट जिले नहीं बता सकता। उस समय बोला था, अभी भी ये बोलूँगा। और जब तक मेरे पास वो डाटा नहीं होगा मैं ये बोलूँगा बेटा मैं वहाँ लाइन बता सकता हूँ, जिले नहीं बता पाऊंगा मेरे बच्चे। ये कालका क्या जगह है बेटा। आगे नदी, नेक्स्ट देखो, एक नदी आती है आपकी काटली नदी। काटली नदी, कोई इसको कांतली भी बोल देता है। जी, इसकी बात करते हैं सब, है ना जी। इसको देखो, मैप लगाऊं यहां पे आपको, तो मैं यहां पे मैप लगा दूंगा, है ना भाई, देख लेना, है ना, आपको जैसा सूटेबल हो आप लोग वैसा बना सकते हो। आप कहोगे तो मैं भाई डिस्ट्रिक्ट बना देता हूं। ये तो आपका झुंझुनू है, ये सीकर है, जी। इस सीकर में ये डिस्ट्रिक्ट तो आपका है सीकर, और ये झुंझुनू है, दिख ही रहा है अपने को। तो इस सीकर में यहां पर आपके पहाड़ियां हैं कुछ, और इन पहाड़ियों का नाम है खंडेला की पहाड़ियां। और इस खंडेला की पहाड़ियों से नदी निकलती है, ये सीकर, और सीकर के बाद कहाँ? झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद इधर जाकर के, और इस चूरू की सीमा से पहले झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। जी, ये इसकी कहानी है आपके यहां पर, ठीक है। आपको हो तो ये मैप रख दूं या आपको तो हटा दूं, इतनी समझ में आ गई जी। आपको हो तो बता दूंगा, मैं हटा दूंगा, आपको इतनी जी रखनी है तो रख दूंगा साहब जी। आ जाओ साहब। अब देखो, इसमें नदी कौन सी है? काटली नदी। इसी का एक नाम और आता है, कांतली नदी। काटली या कांटली दोनों कहते हैं साहब। इसकी पहली विशेषता यह है आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है?
यही है साहब, हटा दूंगा पर को। जी हो गए यहां से। उसके बाद एक आता है इसका उद्गम। तो कहां से दिख रहा है बेटा? खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। और ये कहां पर आपके? सीकर में। एक आता है बहाव के जिले। तो बहाव के जिले दो ही हुए, एक सीकर और एक कौन सा हो गया आपका? झुंझुनू। एक हो गया विलुप्त। ये विलुप्त कहां होती है? झुंझुनू में, चूरू सीमा पर, चूरू सीमा पर, झुंझुनू में चूरू सीमा पर। उसके बाद में एक आता है नदी के बहाव क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को झुंझुनू की बात करें, इस झुंझुनू में तो क्या बोलते हैं? बीड़। जो नदी झुंझुनू बहती है ना, तो झुंझुनू के अंदर इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं साहब। इसको क्या बोलते हैं? बीड़। जी लबाना देखता हूं बेटा, हाँ मैं फटाऊंगा बेटा। और सीकर की बात करें, सीकर में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी। सीकर में क्या बोल देते हैं? तोरावटी। चलो मैं फटा देता हूं, ले भाई हटा देता हूं, लेकिन मुझे कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी उसमें भी। जी ये आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? खंडेला की, ये सीकर है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झुंझुनू। जी तो सीकर में जब नदी बहती है, तो सीकर में इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीकर में इस नदी का बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को क्या बोल दिया? इस बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीड़। और जब ये सॉरी झुंझुनू में, और जब ये नदी सीकर में बहती है, तो सीकर में नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सीकर में क्या बोलते हैं इसको? तोरावटी। तोरावटी। आगे समझ में? जी आगे देखो साहब, है ना। एक आ जाएगा नदी किनारे सभ्यता, और इस नदी के किनारे पे सभ्यता भी है। एक तो है गणेश्वर सभ्यता, सीकर में, और एक है सुनारी सभ्यता, ये सीकर में तो है, नीम का थाना में। और सुनारी है झुंझुनू में। झुंझुनू में कहा? खेतड़ी में। जी तो काटली या काट नदी की बात करें साहब, है ना, इसकी बात करें तो ये आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई जो है ना 100 किलोमीटर आती है। इसकी लंबाई की बात करें, ये आपके 100 किलोमीटर आ जाता है। ये खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकली, सीकर और झुंझुनू बहती हुई झुंझुनू में चूरू की सीमा पर जाकर की विलय जाती है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को झुंझुनू में तो कहते हैं बीड़, इस नदी के बहाव क्षेत्र को सीकर में कहते हैं तोरावटी। उस नदी के किनारे पर सीकर में एक सभ्यता जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, है ना। और एक झुंझुनू इसके किनारे सभ्यता जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। ये सब बीड़ तो घास के मैदान। हाँ बेटा, तो नदी के बहाव क्षेत्र में घास के मैदान ही होंगे मेरे गुरु। वो बीहड़ था, वो बीहड़ जो भरतपुर धौलपुर वाला है ना, वो बीहड़ है, ये बीड़ है सब। सर आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव, आंतरिक प्रवाह के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं उनमें से वो नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान में और जिसका विलय भी राजस्थान में। मतलब पूर्ण भाव का मतलब क्या हुआ? वो नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान और विलय भी राजस्थान। तो आंतरिक प्रवाह के वो नदी जिसका उद्गम राजस्थान और जिसका विलय भी राजस्थान। यदि अरब सागर की खाड़ी की अपवाह तंत्र में पूर्ण भाव, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से कौन सी? खैर उसमें होगी भी नहीं, अरब सागर में तो पूर्ण भाव की कोई होगी भी नहीं, क्योंकि विलय राजस्थान में नहीं है। तो पूर्ण भाव की नदियां सिर्फ किस में होंगी? आंतरिक में, जिसका उद्गम भी राजस्थान में और जिसका विलय भी राजस्थान में। मसीता वाली में कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा शर्मा जी, आंतरिक प्रवाह क्या होता है? अभी तो बताया ना,
जिसका उद्गम भी आंतरिक प्रवाह क्या होता है, ठीक है, आंतरिक प्रवाह का मतलब है जो नदी किसी सागर में जाकर ना गिरे, कहीं विलुप्त हो जाए, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह। बेटा घग्गर की नदियों की लंबाई, घग्गर नदी की लंबाई की बात करें, वो मानसून नदी है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, कहीं मुझे उसके बारे में है भी नहीं। तो मतलब जहां डाउट होगी ना, वहां से दूर ही रहेंगे मेरे बच्चे, है ना। जहां पे डाउट होगी ना, उससे दूर ही रहेंगे। बीडा क्या है? बीडा भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा दैट इज भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। बट इसका संबंध यहां नहीं है मेरे गुलगुले, उसका संबंध बहुत आगे है। हाँ, रेवंत कह रहा है जी 465 में लिख दूंगा, बट सही नहीं बेटा वो भाई, उसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाते, वो गाइड में मिलती है, लेकिन वो जिस शेखावट में घास के मैदान को बीड़ कह देते हैं, हाँ कह देते हैं जी। कालीबंगा सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे नहीं थी क्या? बेटा आज के दिन किस नदी की बात करें, अब वो सिंधु नदी है ही नहीं अपनी। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और सिंधु नदी हनुमानगढ़ में है क्या? खुद सोचो, एक बच्चा ने कहा जी कालीबंगा से सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है बेटा मान ली, तो सिंधु नदी हनुमानगढ़ में है, इसको चलाओ, सिंधु नदी हनुमानगढ़ में ना, और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमान नदी कौन सी है? घग्गर। वो झील प्रवीण अलग बताऊंगा ना बेटा, हाँ घग्गर नदी के किनारे झील, तलवार झील, वो अलग बताऊंगा आगे झील, ठीक है भाई। ओके बेटा, पूर्णिमा सर गेम्स की वीडियो डाल दो, ओके जी 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 जी। चलो तो आज के लिए इतना ही।